हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फिजिक्स हिंदी पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये क्लास 11th फिजिक्स का पहला यूनिट है। तो एक प्रकार से ये बेस का काम करता है आपकी पूरी 11th और 12th के लिए। इसमें हो सकता है ये थोड़ा कम नंबर का है जो भी आपके 11th क्लास के एग्ज़ाम होते हैं, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर कमज़ोर रह जाता है बच्चों का तो उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं, फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, फिजिक्स के नियमों को किस प्रकार से जाना जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उन सबको हम समझते हैं। साथ ही साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उनके विषय में हम जो बेसिक जानकारी है वो डिस्कस करते हैं, ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई दिक्कत ना आए। और ये वीडियो क्लास 11th के जो फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है वो केवल और केवल क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है। 6th क्लास या इससे ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस वगैरह में इंटरेस्टेड है, या जिनको मेडिकल नॉन मेडिकल लेनी है, या फिर 10th तक भी उनको समझना है, तो उनको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। यानी कि इस जो यूनिट है, जो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है, उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बारे में एक बार जान लेना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं उनको बताया भी जाता है, वो बताया जाता है। जैसे कि जब कभी भी आपको ये बताया जाता होगा कि मीटर अगर कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट में ही कन्वर्ट करना है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है तो उसकी एक साइड को दे दिया मीटर में, दूसरी साइड को सेंटीमीटर में दे दिया, ठीक है, दो साइड्स को सेंटीमीटर दे दिया, एक को मीटर में दे दिया, तो आपको मीटर से सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना पड़ेगा। पर दोनों में से पूरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सी यूनिट है वो आप इसमें जानते हैं, जैसे कि वो मीटर है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जानकारी है, वो फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बार एक और छोटी सी जानकारी। इस बार मेरा एक स्टूडेंट है गौरव शर्मा, उसका भी IIT जेई मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसकी 98 परसेंटाइल से, एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं, 98 परसेंटाइल से ऊपर उसकी परसेंटाइल आई है। और इतना परसेंटाइल ये अच्छा स्कोर है, इसके हिसाब से उसका एटलीस्ट NITs में तो एडमिशन हो ही जाना चाहिए। बाकी एक और एग्ज़ाम होगा, दोनों में से जो टॉप स्कोर जिसमें होगा उसके बेस पे आगे का प्रोसीजर होगा। और IITs में एडमिशन के लिए जेई एडवांस उसको क्लियर करना पड़ेगा। सो हमारी शुभकामनाएं उसके साथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव, आपने बहुत मेहनत की, तो भगवान आपको तरक्की दे, सद्बुद्धि दे और आगे बढ़ने की ताकत दे। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं या जिनको महसूस कर पाते हैं किसी भी सेंस ऑर्गन से, एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो किसी भी वस्तु के बारे में यदि हम किसी भी एक सेंस ऑर्गन से या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से जान पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो वो फिजिकल वर्ल्ड का ही पार्ट है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो फिजिकल वर्ल्ड को बनाती है। सो द वर्ल्ड आउटसाइड अर्थ विच वी कैन सेंस इज फिजिकल वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड अराउंड अस इज फिजिकल वर्ल्ड। ये तो हो गई फिजिकल वर्ल्ड की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें बहुत सी तरह की घटनाएं होती हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए किसी पेड़ से किसी फल का टूटकर नीचे की तरफ आना, पहाड़ों से नदियों का बहना, स्लोप के अलोंग बहना, नीचे की तरफ बहना, और प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ घूमना, या कोई दूसरा सोलर सिस्टम है तो वो जो पर्टिकुलर स्टार है उसके चारों तरफ घूमना, रिवॉल्व करना, आकाश में बिजली का चमकना, किसी मैग्नेटिक नीडल को यदि हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ इंडिकेट करना। सो ऑल दीज आर द नेचुरल फिनोमेनाज। और फिजिक्स इन्हीं नेचुरल फिनोमेनाज के नियमों को समझना है, इन्हीं नेचुरल फिनोमेनाज के नियमों को समझना ही फिजिक्स है। सो द वर्ल्ड आउटसाइड अस हैज सर्टेन लॉज। इसके कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के तहत वो घटनाएं होती हैं।
द वर्ल्ड आउटसाइड अस हैज सर्टेन laws. आप ये भी लिख सकते हैं द फिजिकल वर्ल्ड हैज सर्टेन लॉज. दिस फिजिकल वर्ल्ड हैज सर्टेन लॉज. ओके, सो फिजिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से निकला है, जिसका अर्थ नेचर होता है. द वर्ड फिजिक्स is derived from the Greek word fuses, which means nature. ओके, तो नेचर के नेचुरल फिनोमेनाज के नियमों को समझना ही फिजिक्स है. ठीक है, एक बार ये डेफिनेशन भी लिख देते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena. You can write this either, इसे थोड़ा आसान, थोड़ा सिंपल, the study of laws of nature or the study of natural phenomena is physics. Study of laws of nature is physics. ओके, तो ये हमने लिखा पढ़ी का थोड़ा स्टार्टिंग का थोड़ा काम था, वो लिख दिया. अब हम पढ़ते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी करेंगे. ओके, तो बेसिकली बात ये आई कि प्रकृति के नियमों को समझना ही फिजिक्स है. ठीक है, अब नियमों को जानना इतना आसान भी नहीं होता. एक छोटे छोटे नियम को जानने के लिए भी बहुत बहुत लंबा टाइम लगा है, हम बताएंगे अभी. मैं उदाहरण देता हूँ छोटा सा. आप में से फुटबॉल के बारे में सभी बच्चों को पता होगा, फुटबॉल कैसे खेला जाता है. फिर भी मैं 2-3 बातें बता देता हूँ ओनली. ये आप जानते ही हैं कि फुटबॉल का जो गेम होता है, फुटबॉल में क्या होता है कि 2 टीम होती हैं और दोनों को गोल करने होते हैं. जो टीम ज़्यादा गोल कर देती है वो जीत जाती है. सिंपल है. पर अनेक बार ऐसा होता है फुटबॉल के मैचेस में कि दोनों टीमों का स्कोर बराबरी पे छूट जाता है, जैसे कि इस बार के वर्ल्ड कप फाइनल में भी छूटा था, कतर में जो हुआ था. तो ऐसे में क्या होता है, अधिकतर टाइम पे ऐसा होता है कि अगर ड्रॉ पे छूट गया तो ड्रॉ पे छूट गया. ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़ाते, वो हर बार वो पेनल्टीज़ में नहीं जाता. लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी एक टीम को विनर घोषित करना ही होता है. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप फाइनल है, तो किसी को तो बताना पड़ेगा कि भाई ये विनर है, तो वहाँ पे बराबरी पे नहीं छोड़ सकते. सेमीफाइनल है, कोई किसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट मैच है, तो वहाँ पे क्या होता है, पेनल्टी शूट आउट में चला जाता है, पेनल्टीज़ में चला जाता है मैच बाद में. ये 2-3 चीज़ें आई होप आप जानते होंगे, और नहीं तो मैंने बता ही दिया. अब मान लीजिए कोई परग्रही आया, कोई एलियन आया, जिसको आप एलियन भी बोल देते हैं, दूसरे ग्रह का कोई आदमी आया और यहाँ के तौर तरीकों के बारे में उसको कुछ नहीं पता. अब यहाँ पे वो आया, उसने चीज़ों को देखा, वो जानना चाहता है, जैसे कि हम प्रकृति के नियमों को जानना चाहते हैं, वो भी यहाँ की चीज़ों को जानना चाहता है कि भाई क्या कुछ है. तो वो क्या करता है, एक बार फुटबॉल के मैच को देखता है, और वो फुटबॉल मैच पेनल्टीज़ में था, पेनल्टीज़ चल रही थी, द पेनल्टीज वर गोइंग ऑन. ओके, तो पेनल्टीज में कोई एक टीम जीत गई. ठीक है, अब उसको तो पता ही नहीं कि एक मैच है, या फिर ये जैसे कि मैच तो ये तो एक गेम था ना, खेल था. ये तो फुटबॉल तो मनोरंजन का साधन था. आखिरकार कुछ प्रक्रियाएं थोड़ी दूसरी होती हैं, सब चीज़ें खेल थोड़ी होती हैं. मान लीजिए कहीं चुनाव हो रहा है तो वो खेल थोड़ी है ना. तो पहली चीज़ उसने ये जानी कि भाई ये खेल है. फुटबॉल के बारे में उसने जाना क्या, एलियन 1 ने, ये जो पहले आया इसको हमने नाम दिया एलियन 1. एलियन 1 ने जाना, एलियन 1 ने इसके बारे में, फुटबॉल के बारे में मान लीजिए 2 बातें बताई. पहली चीज़ बताई इसने कि ये एक गेम है, फुटबॉल जो है खेल है. ठीक है, फुटबॉल एक खेल है, फुटबॉल इज अ स्पोर्ट.
दूसरी चीज़ इसने बताई कि भाई ये खेला कैसे जाता है, व्हाट इज़ द मेथड टू प्ले दिस। उसने बताया कि भाई ये इस तरह से पेनल्टीज के द्वारा ये खेला जाता है। उसने तरीका बता दिया, वापस अपने प्लेनेट पे गया, वहाँ के दूसरे जो एलियंस थे उन सबको बताया उसने कि भाई ऐसे ऐसे है, फुटबॉल ये होता है। उन्होंने मान लिया, चूँकि उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वहाँ से कोई एलियन 2 आया कुछ टाइम बाद, उसने भी फुटबॉल को देखा, ठीक है, देखा तो उसने भी कहा, पहली चीज़ उसने कॉमन बताई एलियन 2 ने कि हाँ ये खेल है, पर दूसरी चीज़ उसने बताई कि भाई ये पेनल्टी वगैरह तो कुछ होते ही नहीं, पेनल्टी वगैरह तो कुछ होते ही नहीं, उसने ऐसे कोई इंपॉर्टेंट मैच देखे नहीं। अब वहाँ पे जाके बताया तो पहली चीज़ तो मैच कर गई, दूसरी चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। अब एलियन 3 आया कुछ टाइम बाद, उसने और ज़्यादा ध्यान से देखा, और ज़्यादा गहराई से देखा और ज़्यादा टाइम तक ऑब्जर्व किया इन चीज़ों को, तो वो सही बता पाया। तब उसने कहा कि भाई पहला जो एलियन कह रहा था वो भी सही कह रहा था, दूसरा भी सही कह रहा था, पर अधिकतर जो दूसरा जो एलियन बता रहा था, एलियन 2 बता रहा था वैसा होता है, पर कभी कभी इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐसा होता है। तब जाके थोड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ। इन सब प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। फिजिक्स के नियमों को जानने में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, अभी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा था आपको कि एक नेचुरल फिनोमिनास के जो नियम होते हैं उनको जानना। नेचुरल फिनोमिनास, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। किसी पेड़ से फल का टूट के नीचे की तरफ गिरना, ठीक है, ये घटना है। यदि ये घटना है तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे मन में, क्या क्या हम जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन है कि भाई ये जो ऊपर से कोई भी फल आया, उसकी जो गति है उसके भार पर, वैसे तो मास बोलना चाहिए पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मास टर्म थोड़ा समझ में ज़्यादा ना आए। मास और वेट अलग चीज़ें होती हैं, पर अभी हम वेट या भार को यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उनका भार होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं, ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ों की वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगी कि नहीं। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके नीचे आने की जो स्पीड है, गति है या वेलोसिटी है, वो एक जैसी रहेगी या बदलती रहेगी, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। और इसके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि भाई यदि ये बदल रही है तो वो कम होगी या ज़्यादा होगी, और यदि वो चेंज हो रही है, किसी भी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो एक सेकंड में कितनी चेंज हो रही है। यदि वो बढ़ रही है तो एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है या 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, कितनी बढ़ रही है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ठीक है, इन्हीं को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे या और भी दूसरी घटनाओं के दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सबको जानने के लिए वैज्ञानिक किस मेथड का यूज़ करते हैं। और जिस भी मेथड का वो मेथड है उसको मैं लिखूंगा, पहले उसके स्टेप्स लिख देता हूँ, उसके बाद में उसको मेथड को लिख दूँगा। तो वो जो मेथड है उसके 6 स्टेप हैं। वो जो मेथड है उसके 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ओके, दूसरा स्टेप है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। एक बार ये लिख देता हूँ, उसके बाद करते हैं डिस्कस। ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। तीसरा स्टेप है एनालिसिस। हाँ, ये इसके 2 पार्ट हैं, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्या होते हैं सभी अब डिस्कस करेंगे। फोर्थ स्टेप इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। The fifth one is prediction, and the last one is either verification or falsification.
तो जो भी मैंने अब से पहले आपको चीज़ें बताई वो सारी थोड़ा ध्यान रखना, आगे वो काम आएंगी अच्छी तरह से समझने के लिए। ये 6 स्टेप कैसे हम इनको फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन। हमारी क्यूरियोसिटी क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसका मास कितना है, क्या उस पर उसकी जो गति है वो डिपेंड करेगी। दैट्स व्हाट वी वांट टू नो। सबसे पहले हमारा ये जानने की इच्छा है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी कि हमने चीज़ों को ऊपर से नीचे आते हुए तो देखा ही है। फॉर एग्जांपल, हमने पेड़ से फल को टूट के नीचे आते हुए भी देखा है, साथ ही साथ हमने पत्तों को भी तो देखा है, साथ ही साथ हमने पक्षियों के पंखों को भी देखा है, साथ ही साथ हमने पेपर पीसेस को भी देखा, कागज़ के टुकड़ों को भी देखा है। तो यहाँ से मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए, एक हल्की चीज़ है जैसे कि एक फल हो गया, और दूसरी एक भारी चीज़ है, एक हल्की चीज़ है, कुछ भी हो सकता है वो, और एक भारी चीज़ है। तो एक का मास कम है, एक का मास ज़्यादा है, एक का भार कम है, एक का भार ज़्यादा है। तो ये दोनों को हम एक साथ एक टाइम पे सेम हाइट से छोड़ते हैं तो अर्थ पर पहले कौन सी पहुंचेगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आप जानते हैं, अभी तो मैं जान नहीं पाऊंगा, क्लासरूम में तो जब ऑफलाइन होता है तब तो जान लेते हैं। और उसमें मैं ये जानता हूँ कि अधिकतर बच्चे एक आंसर देते हैं और वो देते हैं कि भाई भारी चीज़ पहले आएगी। गलत है, ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, बट ये आंसर होता है। और आपके लिए खुशी की बात यह है, यदि आपका भी आंसर यही है तो खुशी की बात यह है कि एक अरिस्टोटल नाम के दार्शनिक हुए हैं, अरस्तु, लगभग 2300 साल पहले। यदि आप नहीं जानते तो सिकंदर को जानते होंगे, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, चंद्रगुप्त, चाणक्य, इनके समकालीन, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा था कि भारी चीज़ पहले आएगी, हल्की चीज़ बाद में आएगी। ओके, तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि भाई फल तुरंत आ जाता है, पत्ते जो हैं धीरे धीरे आते हैं, वो टाइम लेते हैं। तो शायद हम यहाँ से लगता हो कि भाई भारी चीज़ पहले आएगी, ठीक है। तो हम ना ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो फिर दूसरी चीज़ है कि फिर से इसको एक्सपेरिमेंटली एक बार देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमने फल को देखा है आते हुए, पत्ते को देखा है, बट स्टिल सेम टाइम पे हम एक बार देखना चाहते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि जैसे अभी हमने कहा, यदि सेम हाइट से और सेम टाइम पे दोनों को छोड़ा जाए तो कौन सी चीज़ पहले आएगी। सो मैं ट्राई करता हूँ, 3, 2, 1 गो। सो आपने अभी देखा कि बुक तो तुरंत ही नीचे चली गई थी, क्योंकि इसका मास या भार ज़्यादा था, मास ज़्यादा था, वेट भी ज़्यादा था। चूँकि मास ज़्यादा था, वेट भी ज़्यादा होना है। जबकि पेपर को नीचे आने में थोड़ा टाइम लगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ, ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब हम एनालाइज करते हैं। तो इसके जो रिजल्ट हैं एक्सपेरिमेंट के, इसको एनालाइज करते हैं। तो उसका 2 पार्ट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मीनिंग है कि भाई कोई भी वस्तु को हम छोड़ देते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। एक्चुअली नीचे की तरफ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए अर्थ के सेंटर की तरफ। क्योंकि मान लीजिए ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो कोई भी ये वस्तु है, यदि मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे इधर। यहाँ से छोड़ दूंगा तो ऐसे जाएगी। यहाँ वाले को तो बोल लगेगा यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ छोड़ दूंगा तो ऐसे। ये नीचे वाली ऊपर वाली ये जो डेफिनेशन है थोड़ा ठीक नहीं। तो हर बार में हम देखेंगे कि अर्थ के केंद्र की तरफ जा रही है, ऐसे सेंटर की तरफ, ऐसे सेंटर की तरफ, यहाँ से भी सेंटर की तरफ, हर तरफ से सेंटर की तरफ। सो दैट्स वाई वी शुड से दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, नॉट नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को यदि हम छोड़ देते हैं तो वो क्या करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ जाती है, नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ आती है। इसमें हमने ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से डिफरेंट कैसे है वो देखिए। मान लीजिए एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बोल सकते हैं, जब ये वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो कुछ टाइम लेगी ना। मान लीजिए वो 100 मीटर से आई तो वो टाइम लेगी कि इतनी देर में आ जाएगी वो अर्थ पर, वो इतनी देर के बाद वो टकरा जाएगी। तो यदि वो 100 मीटर ऊपर से आ रही है तो वो कितने सेकंड के बाद आएगी। यहाँ पे हम सेकंड बता रहे हैं, यानी कि कुछ एक नंबर बता रहे हैं। यदि वो 400 मीटर से आएगी तो कितना टाइम लेगी। साथ ही साथ यदि कोई वस्तु 100 मीटर ऊपर से नीचे आ रही है तो अर्थ के सरफेस पे जब वो पहुँच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी।
200 मीटर से आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 400 मीटर से आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी हम एक नंबर बता देते हैं या हम ये बता दें कि इतना भार है, इतना मास है और ये अर्थ यहाँ पे अर्थ पे मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ पे उसका वेट 60 kg है, कोई लड़का है 60 kg उसका वेट है, तो यहाँ पे अर्थ का जो मास है और रेडियस है इसकी वो उसको अफेक्ट करेगी ना, उसके हिसाब से उसका जो भार है वो तय होगा। परंतु यदि वही लड़का मून पे चला जाए और मून पे चला जाए तो मून का मास अलग है अर्थ के मास से, मून की रेडियस अलग है अर्थ की रेडियस से, तो वहाँ पे उसका जो वेट है वो कितना होगा। तो यदि हम इस तरह की नंबर एक दे सकते हैं कि भाई इतना होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ओके, अब नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा अभी। और फिर है प्रेडिक्शन क्या है, मान लीजिए मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है कि फॉर्मूला देना होता है। फॉर्मूला जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऊपर है, यहाँ पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप नए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ये 9th 10th में बताई जाती हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन वाली चीज़ें जितनी भी मिनिमम हो उतनी ठीक है, उतनी कम है उतनी ठीक है, यानी कि उनको मिनिमम रखना ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिकल मॉडलिंग अभी डिस्कस करना अभी जरूरी नहीं है, उसको बाद में बता दूंगा मैं। अब प्रेडिक्शन हम करना चाहते हैं। प्रेडिक्शन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने अभी कहा 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यदि उनका मास अलग अलग है तो उनकी जो वेलोसिटी है नीचे जाने की वो अलग अलग होगी। भारी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हल्का ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। देखिए ये है, इसके चारों तरफ हमारा अभी टॉपिक है। हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था। हमारा जो क्वेश्चन था मैं एक बार लिख देता हूँ कि डज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। ओके, ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने एनालाइज किया था, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया था, और हमारा तो वहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया था, यस करती है। ओके, अभी हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है, यस। वेलोसिटी जो होगी ऑफ अ फ्री फॉलन ऑब्जेक्ट, जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अभी तक हमारा ये कंक्लूजन निकला कि जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही तेज़ी से वो नीचे आएगा। अभी हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि भाई वो एक्सेलरेटेड होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, किस रेट से बढ़ेगी, वो सब चीज़ें बाद में, ठीक है। फिलहाल ये इस पर पहुँचे। अब प्रेडिक्शन, हमें इस चीज़ का पता है, तो प्रेडिक्शन क्या ये कि भाई यदि हम 2 ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं जिनका मास अलग अलग है और दोनों को एक साथ छोड़ते हैं, सेम टाइम पे छोड़ते हैं, तो दोनों में से जो भारी होगा वो पहले आ जाएगा। दैट्स आवर प्रेडिक्शन। अब देखते हैं, इसको चेक करेंगे। अब या तो ये ठीक होगी या गलत होगी। यदि ये सही हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन। या तो ये गलत होगी या सही होगी। तो यदि ये सही हो गई, इसका मीनिंग है हमारा जो कंक्लूजन है वो सही है। परंतु यदि ये गलत हो गई तो हमारे कंक्लूजन में गड़बड़ है कुछ, उसको चेक करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। देखिए, ये एक डायरी है, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ यहाँ से छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बड़ी बुक भी है, ठीक है, ये बहुत डिफरेंस है, मास का बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। मैं दोनों को एक साथ छोड़ देता हूँ, 3 2। देखिए, यदि इनकी आवाज़ आती है अलग अलग तो समझ जाइए कि अलग अलग टाइम पे पहुँचे। वैसे भी दिखाई दे जाएगा आपको, आप स्लो मोशन भी करके देख सकते हैं, आपको स्पीड भी, प्लेबैक स्पीड में जाके इसको कम करके भी देख सकते हैं। यदि ये मास पे डिपेंड करता है तो ये पहले जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, पीछे रह जाना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 3 2 1। ओहो,
3, 2, 1 गो। एग्जैक्टली सेम टाइम पे यहाँ पहुँचे हैं, और ये तो डिस्टेंस भी बहुत कम है। एक्चुअल में आप ये यदि इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो किसी 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग से तो ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और 2 ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, ऊपर से छोड़ सकते हैं, ध्यान रखना किसी को कुछ नुकसान ना हो। तो मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार कर रखा है, पर ये एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट ना बच्चों ने किया नहीं होता। वो पता नहीं क्यों बोल देते हैं कि हाँ भारी चीज़ पहले आएगी, हल्की चीज़ बाद में आएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो कंक्लूजन था ये गलत सिद्ध हो गया। इट्स रॉन्ग। ओके, ये सही नहीं है। इसका मीनिंग है कुछ तो गड़बड़ रही है। पर अरस्तु जैसा विद्वान आदमी भी यही बोल के चला गया, और अधिकतर लोगों को भी ऐसा लगता है। और कमाल की बात यह है, जो अरस्तु ने बोला वही चीज़ चलती रही। कब तक चलती रही? आज से लगभग 500 साल पहले इटली में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था, फिजिसिस्ट जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, उन्होंने इसको गलत बोला और लोगों ने उनको बेवकूफ़ बोला। लोगों ने कहा कि अरस्तु ने ऐसा बोला है, तो अरस्तु के अगेंस्ट बोल रहा है, मतलब तेरा दिमाग खराब हो गया। परंतु गैलीलियो को विश्वास था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा पहले, और देखा था। और एक बार वो चर्च में थे, वो बड़ी कहानी है, और वहाँ पे एक वो था शैंडलियर, मतलब झूमर था, तो वो लहरा रहा था, और कभी हवा तेज चल रही थी, कभी धीरे धीरे। तो उन्होंने कुछ नोटिस किया था कि भाई उसका जो टाइम पीरियड है वो सेम है, भले ही इसका जो दोलन है वो छोटा है या बड़ा है। तो उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। फाइनली गैलीलियो ने इसको प्रूव कर दिया था। लोगों को बुलाया था उन्होंने, पीसा की झुकी हुई मीनार है, फेमस है, सभी जानते हैं, दुनिया में फेमस है वो। और उसके पास उन्होंने सबको बुलाया और ऊपर से 2 ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दिया था, और दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ पहुंच गए थे। तो उन्होंने इसको मिथ को तोड़ दिया था कि भाई भारी ऑब्जेक्ट पहले आता है, हल्का ऑब्जेक्ट बाद में आता है। पर हम भी इसको तोड़ना चाहते हैं। हम कैसे तोड़ें? हम नहीं चाहते कि हम पीसा की मीनार के पास जाएँ, यहाँ जाए वहाँ जाए, ठीक है, वहाँ से तो कर देंगे हम, यहाँ भी कर देंगे, बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे, सब ठीक है, वो कर देंगे। बट व्हाट वी वांट टू नो कि जो कागज़ है वो धीरे धीरे आ रहा है यार। बाकी सब चीज़ें ठीक है चलो, लेकिन वो कागज़ धीरे धीरे आ रहा है, पेपर धीरे धीरे आ रहा है। अभी हमने देखा था पेड़ का पत्ता, वो धीरे धीरे आ रहा है, साथ ही साथ कोई पक्षी का पंख है, वो भी धीरे धीरे आ रहा है। बट इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है, वो है कि इनका मास बहुत कम है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमने कहा वो सेम टाइम पे आना चाहिए, गैलीलियो ने भी ऐसा कहा, प्रूव किया। पर उससे फ़र्क पड़ता है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि हवा जो है ना, हवा मोशन को रेजिस्ट करती है। आप जब कभी भी मोटर बाइक पे बहुत तेज़ी से जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई बार यदि कैप लगा रखी है तो वो कई बार उड़ जाती है, कोई हमने रुमाल बांध रखा है सर पे, वो चला जाता है, या हमारे जो कपड़े हैं बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें तो आपने महसूस की होंगी। तो ओवरऑल बात ये है कि भाई हवा भी मोशन को रेजिस्ट करती है। ओके, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि कागज़ का जो मास है वो बहुत कम है, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हवा का, और वो उतना तेज़ी से नीचे नहीं आ पाता। अच्छा, तो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया कि अच्छा ये बताओ, मून पे तो कोई हवा नहीं है, तो यदि मून पे हम कागज़ को छोड़ देंगे या पक्षी के पंख को छोड़ देंगे, क्या वो बिल्कुल सेम उसी तरह से आएगा जैसे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट आते हैं? तो डेफिनेटली वो सेम टाइम पे आएगा। कैसे? ये एक्सपेरिमेंट एक बार मून पे किया जा चुका है और वो सेम टाइम पे आया था। ओके, चलो कोई बात नहीं। बट हम तो ये एक्सपेरिमेंट, हम मून पे तो नहीं जा सकते ना, बट हम भी जानना चाहते हैं। हम मून पे तो नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें? तो फिर ये करें कि अर्थ पे ही आप वैक्यूम क्रिएट कर लो, यानी कि हवा को हटा दो, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करो और उसमें एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करो। ये भी सही है, बट ये भी इतना आसान नहीं है हमारे लिए। तो कुछ और अल्टरनेटिव, कुछ और ऑप्शन। तो और ऑप्शन ये है, बात सिर्फ इतनी है कि जो कागज़ नीचे जा रहा है उसके नीचे की हवा को साथ साथ हटाते रहना है। यदि वो हटती रहेगी तो कागज़ सेम टाइम पे पहुंचेगा। तो इसका एक मेथड है। ओके, लेट्स ट्राई दैट। तो मान लीजिए क्या, ये एक डायरी है, सेम साइज़ का ही ये पेपर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। अभी हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। ओके,
तो अब मैं इसको छोड़ दूँ। अब यदि हमारी ये जो हमने बताया ना कि मास पे डिपेंड नहीं करता, सेम टाइम पे जाएगा और हवा नीचे की हट जाए, तो अब क्या होना चाहिए, ये पेपर साथ ही साथ चला जाना चाहिए। मैंने इसको किसी चीज़ से चिपकाया नहीं है, कोई यहाँ पे ग्लू कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ओके, लेट्स सी, सेम टाइम पे जाता है तो इसका मतलब है जो हमने कहा कि भाई मास पे डिपेंड नहीं करता, अभी देखिए हमारा जो नया कंक्लूजन है वो क्या है, ये तो गलत हो गया था ना। तो हमने जो डिस्कस किया, सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स केवल इस पर नहीं लगता जब ये फ्री फॉल होता है ऐसे, क्योंकि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता और मान लीजिए मास पे डिपेंड होता तो क्या होता, इसको धीरे धीरे ऐसे जाना चाहिए था ना, इसको ऐसे जाना चाहिए था धीरे धीरे, परंतु ये कैसे जाता है, ये तो ये पैटर्न फॉलो करता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो केवल नीचे की तरफ लगता है, इधर थोड़ी लग रहा है, नॉर्थ की तरफ थोड़ी लग रहा है या ईस्ट की तरफ थोड़ी लग रहा है ना। तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल के अलावा कुछ दूसरा फोर्स है, एंड दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। तो ये बात समझ में आई, लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, अब इसको सीधे जाना चाहिए, 3 2 1, 3 2 1 गो। यस, यहां से हम इस बात को श्योरली बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी आप कैसे भी कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, आप किसी पेड़ के पत्ते के साथ भी कर सकते हैं, पक्षी के पंख के साथ भी इसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, घर पे करके देख सकते हैं। तो ऐसा है, इस केस में आपने देखा पेपर तुरंत इसी के साथ साथ चला गया। क्यों चला गया, रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि इसके नीचे जो हवा थी उसको साथ साथ ये डायरी हटाती रही और हटाती रही, तो इसको रेजिस्टेंस मिला ही नहीं, तो ये भी साथ साथ चला गया। यानी कि नेचर का नियम, हम क्या जानना चाहते थे कि क्या मास पे डिपेंड करती है नीचे आती वस्तुओं की जो गति है। सो नो, इट डज नॉट डिपेंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास पे इंडिपेंडेंट है। ये बात समझे आप। मैंने आपको अभी कहा था कि यहाँ पे तो हमने फटाक से लिख दिया, पर इनको जानने में बहुत लंबा टाइम लगा है। मैंने अभी बताया था आपको 2300 साल पहले अरस्तु हुए और लगभग 500 साल पहले, डिफरेंस कितना हो गया, लगभग 1800 साल का, लगभग 1800 साल तक ये मिथ चलता रहा। यूरोप में तो ये हाल था अरस्तु का कि अगर दो आदमियों के बीच में विवाद होता था तो अरस्तु को देखते थे कि अरस्तु ने इस विषय पर क्या कहा है, इतनी मान्यता थी अरस्तु की। अरस्तु ने बहुत महान दार्शनिक थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, महान थे, पर संभवतः ऐसा कोई वैज्ञानिक ना रहा हो जिसने कि कोई गलत चीज़ ना बताई हो। कुछ ना कुछ गलत भी बताई है, बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, बट कुछ ना कुछ गलत भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन का भी अभी बताएंगे। तो अब थोड़ा याद कीजिए एलियन 1, 2 एंड 3 को। डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन, आपने कितना गहराई से ऑब्जर्व किया है। एलियन 1 ने बहुत थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, उसके बेस पे बता दिया, हाँ कुछ चीज़ें ठीक बता दी, बट बाकी चीज़ें गलत बताई। एलियन 2 ने भी कुछ उससे थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व किया, उसने बता दिया अपने हिसाब से, बट एलियन 3 ने थोड़ा और काम किया और वो सही बता पाया। यहाँ पे भी देखिए, ये तो एक एग्जांपल हुआ, इट्स ओनली वन एग्जांपल। इसके अलावा और देखिए, ऐसे ही एक जीव विज्ञानी थे, डॉक्टर थे एक्चुअली, चिकित्सक थे, यूनान में, गैलेन नाम था उनका, गैलेन चिकित्सक थे, बहुत महान, ठीक है। पर गैलेन ने बहुत सारी चीज़ें सही भी बताई, दवाई वगैरह भी ठीक ठाक देते होंगे, तभी उनका इतना नाम था। बट उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि खून कहाँ बनता है, ब्लड कहाँ बनता है। उन्होंने बताया ब्लड लीवर में बनता है, और भी इसके साथ साथ आप उन्होंने कई चीज़ें सही नहीं बता पाए वो। परंतु ब्लड एक्चुअल में कहाँ बनता है, ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अब हम जानते हैं कि ये सही बताया विलियम हार्वे ने। वास्तव में तो विलियम हार्वे का अकेले का योगदान नहीं था। विलियम हार्वे यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ में पढ़ते थे और वहाँ पे बहुत सारे उनसे पहले जो वहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह थे, उनके बहुत सारे उन्होंने इनपुट्स लिए, बहुत सारी जानकारी उनसे लेके तब जाके वो फाइनली अब नाम उनका आता है कि विलियम हार्वे ने ये बताया। ये भी बहुत लंबे टाइम तक मिथ चलता रहा, लगभग ये विलियम हार्वे तो अभी 400-500 साल पहले हुए, तो ये भी लगभग 1500 साल तक यही चलता रहा है कि भाई ब्लड जो है लीवर में बनता है। गैलेन का भी नाम बहुत ज़्यादा था। गैलेन के खिलाफ यदि कोई बोल देता था
तो लोग उससे दवाई, कोई डॉक्टर बोल देता था तो डॉक्टर ही बोलेगा भाई, तो लोग उससे दवाई लेना बंद कर देते थे कि भाई इसको कुछ नहीं पता। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 4 चीज़ें बताता है कोई आदमी, पहले उनमें से कोई एक चीज़ ठीक रहती है, एक पॉइंट ठीक रहता है, बाकी चीज़ें गलत, फिर आगे आते रहते हैं वैज्ञानिक, धीरे धीरे करके इनको इम्प्रूव करते रहते हैं। और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपने एटॉमिक मॉडल के बारे में तो पढ़ा होगा 9th क्लास में, ये तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा ताज़ा ताज़ा। अब 9th क्लास में क्या है कि सबसे पहले एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? जे.जे. थॉमसन ने। जे.जे. थॉमसन ने उस जे.जे. थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को ही वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आप जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को रिजेक्ट कर दिया गया था, बट क्या आप जानते हैं कुछ एक चीज़ उसमें ठीक भी थी जी। वो सही चीज़ थी कि उन्होंने बताया था कि भी एटम जो है वो गोल होता है, गोल होता है, ओके, राउंड। ये उनकी सही बात थी, बाकी सारी चीज़ें गलत थी। फिर उन्हीं का जो स्टूडेंट था रदरफोर्ड ने बताया, जे.जे. थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। जे.जे. थॉमसन के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जे.जे. थॉमसन के 8 स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज़ मिला था, उनमें से एक थे रदरफोर्ड। एंड रदरफोर्ड ने फिर सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एटम के बारे में बताना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जानने का प्रयास किया, ये मेथड अपनाया और एक्सपेरिमेंट से जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने गोल्डफुल एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअल में रदरफोर्ड ने वो गोल्डफुल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उनके स्टूडेंट्स ने किया था, बट चूंकि आइडिया उनका था इसलिए उनका नाम लिया जाता था। उनके स्टूडेंट्स थे गीगर एंड मार्सडेन ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये गोल्डफुल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उसमें केवल गोल्डफुल ही यूज़ नहीं की थी, उन्होंने दूसरे एलिमेंट्स को भी यूज़ किया था। गोल्डफुल यूज़ करने का कुछ रीज़न था कि उसकी बहुत पतली वो शीट बन सकती थी। खैर वो एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने उसके बारे में एटम के बारे में बताई। उन्होंने क्या बताया कि भाई एटम गोल है, ये चीज़ उन्होंने रखी, पहले वाली ठीक हो गई, बाकी चीज़ें गलत हो गई थी उनकी। रदरफोर्ड ने फिर बताया कि भाई ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस यानी कि जो उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं, या अपने हिसाब से अगर आपको कम लग रही है तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बताया उन्होंने, बट और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, चूँकि रुक तो सकते नहीं, अगर रुकेगा भाई न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ चला जाएगा, मतलब उसको घूमते रहना जरूरी है। तो फिर एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक मैक्स प्लैंक, हाँ मैक्स प्लैंक, उन्होंने कहा कि नहीं ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे तो नहीं घूम सकते भाई, क्योंकि घूमती हुई चीज़ को तो जो है ना एनर्जी कम होती रहती है, वो एनर्जी रेडिएट करती है, और यदि उसकी एनर्जी कम होती रहेगी तो वो न्यूक्लियस की तरफ जाता रहेगा और वो फाइनली वो कोलैप्स कर जाएगा, अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा एटम। तो वह कोलैप्स तो करता नहीं, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। यानी कि रदरफोर्ड ने भी जो एटम की थ्योरी दी थी उसमें कुछ चीज़ें सही थी, कुछ चीज़ें गलत थी। फिर नील्स बोर ने बताया, नील्स बोर ने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे ऐसे वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रहते हैं, या तो इस ऑर्बिट में रहेगा, इस ऑर्बिट में रहेगा, और जो इन ऑर्बिट्स में रहते हुए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, यानी कि उसको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ये भी छोटे एटम्स तक तो ठीक था, बट बड़े एटम्स के केस में वो सही से इतना एक्सप्लेन उनको नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं। इसी तरह से एक जियोसेंट्रिक थ्योरी है, आपने सुना होगा। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या था, भाई अर्थ सेंटर पे है और सन उसके चारों तरफ घूम रहा है, बट एक्चुअल में बहुत लंबे टाइम बाद गैलीलियो ने इसको बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, सन सेंटर पे है और अर्थ चारों तरफ घूम रही है। और चूंकि ये बात चर्च के खिलाफ थी तो चर्च ने इसका विरोध किया और उनको जेल में डाल दिया, और उनको कहा अभी भी सुधर जा, अभी भी बोल दे कि सन चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ सेंटर पे है। तो उन्होंने फिर भी नहीं कहा, और मतलब उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया, और वो अंधे भी हो गए थे गैलीलियो। सिमिलरली एरिस्टोटल की एक और बात याद आती है मुझे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं आपसे पूछता हूँ, ये कोई साइकिल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो चल रहा है तो चलते हुए उसको लगातार एनर्जी देते रहने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर वो एक बार अगर मोशन में है तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे भी अधिकतर स्टूडेंट्स का ये आंसर होता है कि उसको लगातार एनर्जी देते रहनी पड़ेगी। उसका रीज़न वो ये देते हैं कि जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, पैडल लगाते हैं, पैडल लगाना यदि बंद कर देंगे तो थोड़ी देर बाद रुक जाएंगे। एरिस्टोटल ने भी ऐसे कहा था कि भी लगातार एनर्जी देती रहनी पड़ेगी, परंतु न्यूटन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कब तक, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसकी स्टेट को नहीं बदला जाए।
यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ना ला जाए, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट पे ना भेजने का बाहर से प्रयास नहीं किया जाए, तब तक वो उसी में रहेंगे। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप बस में जाते हैं तो थोड़ा कई बार टर्न लेती है तो आप ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, सो दैट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, न्यूटन ने ये सही बात बताई, बट न्यूटन की भी सारी बातें बताई हुई सही नहीं है। फॉर एग्जांपल हम 12th क्लास में देखेंगे, न्यूटन ने एक लाइट की थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी को बाद में फिर रॉन्ग प्रूव किया था हाइजेंस, हाइजन थे, हाइजन की वेव थ्योरी ने। क्योंकि कुछ घटनाएं थी, कुछ फिनोमिनास थी, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिनको के कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जबकि हाइजन की वेव थ्योरी एक्सप्लेन तुरंत कर रही थी उसको। बट हाइजन थ्योरी को फिर से चैलेंज किया गया, किसके द्वारा? आइंस्टाइन्स पार्टिकल थ्योरी के द्वारा, फोटोन थ्योरी के द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, वो हम पढ़ेंगे। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई लाइट जो है पार्टिकल्स के यानी कि फोटोन्स के रूप में है। वेव थ्योरी से वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था वेव थ्योरी से। तो अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक्सप्लेन हो पा रहा था फोटोन थ्योरी से, बट प्रॉब्लम ये थी कि इंटरफेरेंस तो अभी भी होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी भी किया जा सकता था, डिफ्रैक्शन अभी भी देखी जा सकती थी। अब एक घटना, दो घटनाएं एक्सप्लेन हो रही है वेव थ्योरी से, दूसरी घटना एक्सप्लेन हो रही है फोटोन थ्योरी से। अब ये क्या माजरा है? तो फिर फाइनली बोला गया कि भाई जो लाइट है दोनों ही नेचर दिखाती है, वेव नेचर एंड एज वेल एज पार्टिकल नेचर। आपने अगर मेरी कुछ पहली वीडियोस देखी हो तो मैंने मैटर और रेडिएशन के बारे में बताया है। अब फिर वैज्ञानिकों को लगा कि यार यदि लाइट दोनों नेचर दिखा रही है तो मैटर क्यों नहीं दोनों नेचर दिखाएगा? तो फिर उसको जानने का प्रयास किया गया और फाइनली देखा गया कि हाँ, मैटर भी दोनों नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इसीलिए 12th क्लास में एक चैप्टर है ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब नियम हैं अभी, क्योंकि आज की वीडियो का मेन फोकस ये है कि भौतिकी को समझना, यानी कि उसके नियमों को हम कैसे जानते हैं, कैसे जाना जा सकता है, क्या उसके मेथड है, उन सबको जानने का प्रयास करना। दैट्स द एम ऑफ टुडेज वीडियो। तो इन सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट लगते हैं, और इतनी जो मैंने अभी डिस्कशन की आपसे, जिन चीज़ें बताई मैंने आपको, इससे एक कंक्लूजन और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई साइंस में या फिजिक्स में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है, चीज़ों को बदला जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि किसी भी विशेष धर्म विशेष में ये होता है कि भाई इस बुक में ये लिखा है तो बस यही है, उसके खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यही बहुत अच्छी बात है फिजिक्स की। सो फिजिक्स में हम बोल सकते हैं देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन फिजिक्स और साइंस। लेकिन इससे पहले मैंने मेथड बताया था, मेथड के 6 स्टेप बताए थे, और फिर मैंने कहा था नाम मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता देता हूँ, और उसको लिख भी देते हैं। सो दिस मेथड, देखिए फिजिक्स के नियमों को इस तरीके से जानना, पहले ऑब्जर्व करना, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना, फिर एनालाइज करना, दोनों तरीके से, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल मॉडलिंग फर्स्ट। मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कुछ हाइट पे है, h हाइट पे, और यहाँ से वो गया, यहाँ पे क्या है, उसकी जो उसके अंदर ना एक उसकी पोजीशन के कारण उसके अंदर एनर्जी है, यानी कि यदि वो नीचे जाएगा तो टकराएगा और किसी चीज़ को तोड़ भी सकता है। तोड़ना यानी कि कुछ काम करना, तोड़ना यानी कि कुछ काम करना। आवाज़ भी क्रिएट करेगा, साउंड यानी कि साउंड एनर्जी, आपने पढ़ा होगा एनर्जी, मतलब कि कुछ हाइट पे अगर वो है तो उसमें कुछ एनर्जी आ गई है। वो एनर्जी किसके कारण आई? उसकी पोजीशन के कारण। पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, तो इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यदि हम इसकी हाइट को बढ़ा देंगे तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगी भाई, अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी। तो ठीक है, एक तो हाइट से बढ़ा सकते हैं, दूसरा भी तरीका है, यस, उसका मास अगर बढ़ा दें, यदि हम उसका मास बढ़ा देते हैं तो भी एनर्जी बढ़ती है, मास कम करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण जो है। अच्छा, तो यदि हाइट को डबल करते हैं तो डबल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, तो मास को अगर डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, तो मास को अगर डबल कर देंगे तो भी डबल हो जाएगी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ओके, एंड एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम दे सकते हैं, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी को हम बोल सकते हैं हाफ mv²। तो देखिए आज की वीडियो में हम फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
इसलिए मैं इनको नहीं समझा रहा। आगे बताएंगे मैकेनिकल एनर्जी होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो किसी भी चीज़ की सेम रहती है, वो सारी डेरिवेशंस आगे करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, ओके, बट नॉट टुडे। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है वो भी आगे बताएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम रिलेशन जब एस्टेब्लिश कर देते हैं, वो क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, यानी कि हम फॉर्मूला दे रहे हैं कि यदि ये चीज़ इतनी हो जाएगी तो ये इतनी हो जाएगी, वो क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ओके। प्रेडिक्शन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि पहले बारी में हमने फाल्सिफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया था। अब ये जो मेथड है इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो वैज्ञानिक फिजिक्स के नियमों को जानने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हैं दैट इज साइंटिफिक मेथड। तो अब हम उसको लिखने जा रहे हैं। साइंटिफिक तो स्टेप्स वगैरह तो हमने लिख ही लिए। तो क्या होता है, ये नेचुरल फिनोमेनास को समझने का जो मेथड है, जो प्रयास है, वो साइंटिफिक मेथड है, ओके। और इससे जो हमें नॉलेज होता है उससे हम जो भी घटनाएं हैं उनको मॉडिफाई करने का या फिर कंट्रोल करने का या फिर उनके बारे में प्रेडिक्शन करने का प्रयास करते हैं। सो इट इज़ द अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द natural phenomena in as much detail as possible. And to use this knowledge to modify, control or predict the phenomena. For example जैसे कि मॉडिफाई करना, कंट्रोल करना या प्रेडिक्ट करना। जैसे प्रेडिक्ट करना कैसे भाई, जैसे कि एक वो होता है ना, हेली कॉमेट होता है, आई थिंक नाम मेरे याद आ रहा है, थोड़ा मिलता जुलता ऐसा ही नाम है, या तो हेली है एग्जैक्टली या फिर कुछ और होगा। एक धूमकेतु होता है और वो प्रत्येक 78 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। अब ये स्टार्टिंग में पहले कैलकुलेट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि भाई ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये इतने सालों के बाद दिखना चाहिए, लॉज ऑफ फिजिक्स को स्टडी करके। तो फिर देखा गया कि यस, इतने साल के बाद वो दिखाई देता है, तो इसका मतलब है प्रेडिक्शन सही होगी, प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल करना एंड मॉडिफाई करना, फॉर एग्जांपल हम ये जानना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम फिजिक्स के नियमों को जानकर हम बहुत उसका यूज़ करते हैं ना, फिर जैसे कि रॉकेट बना देते हैं। अब रॉकेट को हमने भेजना है कहीं पे, तो हमने देखना है कि भाई इसकी रेंज क्या है, कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम। तो एक पत्थर है, मान लीजिए, रॉकेट को छोड़िए, पत्थर को पकड़िए, पत्थर है, पत्थर को यदि आप फेंकते हैं पूरी ताकत के साथ, जितनी भी आपके पास आपके अंदर ताकत है, पूरी ताकत लगा के फेंकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर उसको भेज सकते हैं। ताकत तो आप लगा देंगे, वो तो नहीं लगाएंगे सेम, लेकिन ये इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि कितने एंगल पे फेंक रहे हैं उसको। फॉर एग्जांपल हम उसको ऐसे भी फेंक सकते हैं, ये 0 डिग्री का एंगल हो गया, हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के अलोंग फेंक रहे हैं, तो 0 डिग्री का एंगल हो गया। कुछ 1 डिग्री का एंगल, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 45 50 60 और मैक्सिमम क्या 90 डिग्री एंगल पे फेंक सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए किस एंगल से फेंका जाए, किस एंगल पे फेंकने से कोई भी ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, नॉट हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। तो जब हम फिजिक्स के नियमों को जानेंगे, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने से वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। इसी तरह से जैसे क्रिकेट खेलते हो आप, तो यदि कोई इसको समझता है कि भाई हाँ 45 डिग्री के एंगल, तो वो ट्राई क्या करेगा कि अगर कुछ इस बाउंस पे बॉल आ रही है, वो ट्राई करेगा वो इस तरह से मारेगा
45 डिग्री का एंगल बना देगा। हालांकि उसके पास उस टाइम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई डी नहीं है, कोई किसी चीज़ से वो मेजर कर सके एंगल को, लेकिन थोड़ा आइडिया है उसके पास कि हाँ कुछ इस तरह से मारना है उसको, ताकि जो बॉल है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट तक भेजना है मैक्सिमम, तो ऐसे ही रॉकेट को भी हम मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी रेंज देख सकते हैं, भाई इसकी इतनी ताकत है तो ये यहाँ तक जा सकता है। रॉकेट है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी मैक्सिमम हम हाइट देखना चाहते हैं कितना, तो मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पे फेंकने से वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। इसी तरह से जब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझ जाते हैं तो उसमें हम फिर क्या करते हैं कि भाई गन जो है, गन मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए वो रिकॉल करती है, यानी कि पीछे की तरफ जाती है। तो यदि उसका मास मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो वो पीछे की तरफ कम आएगी, यानी कि झटका कम लगेगा। दूसरा, यदि हम उसको बिल्कुल सटा के अपनी बॉडी से सटा के चलाएंगे ना, तो हमारी बॉडी भी ऐसा लगेगा कि भाई पूरा मास एक हो गया, तो जो रिकॉइल है वो कम होगा, मिनिमम होगा, डैमेज हमें कम से कम होगा। तो ये यूज़ हो गया ना उसका, हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पता चला, तब हमने इसको ये यूज़ कर लिया। तो इसी तरह से हम जब ये जान जाते हैं कि भाई पानी का जो डेंसिटी से कम जिन चीज़ों की डेंसिटी होती है वो पानी पे तैरती हैं, तो हम उससे शिप बना देते हैं, सबमरीन बना देते हैं। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस रूल्स। ओके, मेरे ख्याल से फिजिक्स के ऊपर तो काफ़ी डिस्कशन हो गया। अब हम जान लेते हैं यूनिफिकेशन, फटाफट से जल्दी से, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, थोड़ा सा उसको और एक बार डिफाइन कर देते हैं। उसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की खत्म होगी। अब देखिए, जब हम फिजिक्स को समझते हैं, बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, फिजिक्स को जब हम समझते हैं या फिजिक्स के नियमों को जानते हैं तो हम बहुत सारी घटनाओं को स्टडी करते हैं। उनमें से मैं तीन घटनाएं बताता हूँ आपको। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं प्लेबैक स्पीड में जाके। तो 3 घटनाएं, फॉर एग्जांपल, एक तो प्लैनेटरी मोशन, ओके। सेकंड, ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, ओके। बस ये 2 रखता हूँ मैं, ठीक है। 2 घटनाएं हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा प्लैनेट्स घूम रहे हैं। हम इन दोनों को समझते हैं, हम दोनों को समझना चाहते हैं, दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। दोनों को जब हम अलग अलग स्टडी करते हैं तो हमारी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। परंतु यदि हम दोनों को एक ही नियम से एक्सप्लेन कर पाएँ तो कितना अच्छा रहेगा, और वो कर भी सकते हैं हम। वो एक नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए, प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ घूमना ये अलग अलग घटना है, ये फिनोमिना 1 है, ओके। ये दूसरी घटना है, ओके। जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल, वो दूसरी घटना है। परंतु दोनों को ही हमने एक नियम से एक्सप्लेन कर दिया, और वो नियम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। तो ये जब हमने किया ना, 2 या 2 से ज़्यादा घटनाओं को किसी एक नियम से एक्सप्लेन कर दिया, ये हमने कर दिया यूनिफिकेशन, ओके। सो यूनिफिकेशन is to explain the different natural phenomena with the help of one common rule, one common physical law. Unification to explain different natural phenomena with one common rule, okay, that is unification. तो अब देखिए, यदि हम यूनिफाई कर पाते हैं चीज़ों को, नियमों को यूनिफाई कर पाते हैं तो कितना आसान रहेगा। मीन्स के जितनी भी घटनाएं हो रही हैं हम किसी एक नियम से ही उसको एक्सप्लेन कर दें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई एक ऐसा नियम जो कि जितनी भी घटनाएं हो रही है सबको एक्सप्लेन कर दे, अभी तक तो उस नियम को हम जान नहीं पाए। होगा बट हमने जान नहीं पाए। पर हाँ, इतना अवश्य है कि बहुत सारी घटनाओं को हमने इसको अपने इस प्रयास में हम ना कुछ नियमों तक पहुंच गए हैं, कुछ नियमों तक
के कुछ ही नियमों से हमने बहुत सारी लगभग सभी घटनाओं को हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है यूनिफिकेशन। प्रयास अभी भी जारी है। ओके, ये था यूनिफिकेशन की डेफिनेशन। फिर उसके बाद है रिडक्शनिज्म, मतलब कि बहुत कुछ मुश्किल घटना है, कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उसको सिंपल या फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिनोमिनाज उसके जो छोटे छोटे हैं उनको उसके पार्ट्स करके तब समझना। जैसे कि बिजली का बनना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बनना, इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है ना, वाटरफॉल होता है, मान लिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है कि ऊपर से पानी आता है नीचे, वो टर्बाइंस को घुमाते हैं और टर्बाइंस फिर आगे उनको आर्मेचर होता है उनको घुमाता है और फिर वो बिजली बनती है। या फिर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो पानी को गर्म करती है और फिर आगे चल के वो फिर टर्बाइंस को घुमाती है, फिर टर्बाइन से फिर वो बिजली वगैरह बनती है और वही बिजली फिर आगे आती है, फिर वो सेल्स में या बैटरीज में कन्वर्ट स्टोर हो जाती है केमिकल एनर्जी के रूप में, फिर वो केमिकल एनर्जी वापस से ये सारी घटनाएं, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझना। फॉर एग्जांपल ऊपर से पानी आया, तो वहाँ पे ऊपर से पानी जो आ रहा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी, अभी मैंने बताया था हाइट पे कोई चीज़ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आई और उसने घुमाया, उसको टर्बाइन को घुमाया, ठीक है। तो उसने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया, ओके, उसको घुमाया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देन वो घूम रहा है आगे, उसने फिर ये जो उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो मतलब कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझना, दैट इज रिडक्शनिज्म। ओके, इट इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना into its simpler form। ओके, सो दैट इज रिडक्शनिज्म। तो ये था आज की वीडियो में। आज हमने डिस्कस किया यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म और ये फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें से क्वेश्चंस कुछ जो कॉमन बनते हैं वही बनता है कि भाई सबसे पहले तो फिजिक्स को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज़ फिजिक्स, डिफाइन फिजिक्स, वो आप लिख सकते हैं। या व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। तो अगर ये क्वेश्चन इतना आता है केवल कि व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, तो या 2 या 3 नंबर में आएगा। तो वो जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी वो लिख देना आप। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो आप 6 स्टेप लिख सकते हैं। यदि ये पूरा आ गया, व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट आर इट्स स्टेप्स, तो ये ज़्यादा नंबर में आएगा, तो आपने सारा लिख देना है। व्हाट इज़ यूनिफिकेशन, आप ये लिख सकते हैं। व्हाट इज़ रिडक्शनिज्म, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसको समझना, दैट इज रिडक्शनिज्म। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जानते ही हैं, मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं बाद में। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।